कंप्लीट करने के बाद सेक्शन 140 सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 4 हमने पढ़ी। अब पहले 4 भी पढ़ ली, 4 के बाद 5 पढ़ना है अभी, लेकिन उससे पहले 2 और 3 को खत्म करना पड़ेगा। मैंने आपको कल बताया था कि हम लोग रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर पढ़ रहे हैं, और रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर के अंदर हमने देखा था कि अगर ऑडिटर रिजाइन कर देता है तो क्या होगा। तो वी हैड अ टॉक कि अगर ऑडिटर रिजाइन कर देता है देन व्हाट टू डू। ऑडिटर ने अगर रिजाइन कर दिया तो अपॉइंटमेंट कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसको रिकमेंड तो करेंगे नाम को, लेकिन जिस दिन उसको रिकमेंड किया है उस दिन से 3 महीने के अंदर अंदर एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग करके उसको अपॉइंट करना पड़ेगा। ये एक थीम थी। लेकिन जो रिजाइन कर रहा है उसको क्या करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, and that is given under section 140 subsection 2. It is duty of the auditor. The auditor who has resigned from the company, एक ऑडिटर जिसने कंपनी से रिजाइन कर दिया है, shall file within a period of 30 days from the date of registration a statement in the prescribed form with the company and the registrar, and in case of companies referred in subsection 5 to section 139, auditor shall also file such a statement with C&AG indicating the reason and other fact as may be relevant with the resignation. They have clearly mentioned it. अब आप सिर्फ रिजाइन देकर काम नहीं चलेगा। ऑडिटर जिसने रिजाइन कर दिया है कंपनी से, he shall file within a period of 30 days from the date of resignation a statement in the prescribed form. एक स्टेटमेंट देना पड़ेगा, वो भी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में, with the company and the registrar. आपको कंपनी को भी देना है और रजिस्ट्रार को भी देना है। You have to give one statement in prescribed form with the company and with the registrar. तो कंपनी को भी देना है और रजिस्ट्रार को भी देना है। खाली कंपनी को दे दिया तो भी काम नहीं चलेगा, खाली रजिस्ट्रार को दिया तो भी काम नहीं चलेगा। कंपनी और रजिस्ट्रार दोनों को देना पड़ेगा। और अगर 139 सबसेक्शन 5 वाला मैटर है तो आपको फाइल्स शेल ऑल्सो फाइल, ऑल्सो मतलब इन दो को तो देना ही पड़ेगा, साथ में तीसरे को भी देना पड़ेगा, दैट इज C&AG। गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर की पोस्ट से अगर आप रिजाइन करते हो तो गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर की पोस्ट से रिजाइन करते वक्त एक बात का ध्यान रखें कि आपको 3 लोगों के पास स्टेटमेंट फाइल करना पड़ेगा। एक कंपनी के पास, दूसरा ROC के पास और तीसरा C&AG के पास। और अगर आप एक नॉर्मल कंपनी के ऑडिटर की तरह रिजाइन करते हो तो आपको फाइल करना पड़ेगा सिर्फ कंपनी और ROC। अगर ऑडिटर कंप्लाई नहीं करता है सबसेक्शन 2 से, ही और इट, ही मतलब इंडिविजुअल और इट मतलब फर्म, shall be punishable with a fine which shall not be less than 50,000 rupees but which may be extend to 5 lakh rupees। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप मान के चलिए कि बहुत क्लियर है, shall not be less than 50,000 rupees but which may be extend to 5 lakh rupees। So it is quite clear that auditor अगर comply नहीं करेगा तो इस तरीके से निपटा दिया जाएगा, इफ ऑडिटर इज नॉट कंप्लाइंग विद दिस। यानी रेजिग्नेशन देने के बाद ऑडिटर की ड्यूटी बन रही है कि वो क्या करेगा, इन्फॉर्म करेगा किसको? नॉर्मल बंदा हुआ तो सिर्फ ROC और कंपनी को, और गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर हुआ तो
गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर हुआ तो आरओसी को, कंपनी को और साथ में C&AG को, तीनों को। चौथी सेक्शन कल हमने देख ली थी जिसके अंदर कंप्लीटली इंफॉर्मेशन देनी थी एंड ऑल दैट, और उसका एक फ्लो चार्ट भी मैंने आपको नोट्स में बना करके दिया हुआ है। हम अब बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, रिमूवल ऑफ ऑडिटर बाय, नॉट शेयर होल्डर, रिमूवल ऑफ ऑडिटर बाय अदर देन शेयर होल्डर। इस एक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑडिटर अपॉइंट करने की अथॉरिटी तो नहीं मिली, रिमूव करने की जरूर मिल गई। अपॉइंट करने की अथॉरिटी तो नहीं मिली, रिमूवल की अथॉरिटी जरूर मिल गई। देखिए आप सब सेक्शन 5 क्या कहता है, विदाउट प्रिजुडाइज टू एनी एक्शन अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट or any other law for the time being in force, tribunal either suo motu, tribunal या तो खुद or on application made to it by the central government or by any person concerned, if satisfied that auditor of the company has whether directly or indirectly acted in a fraudulent manner or abetted or collude with fraud or any relation to the company or its director or officer, it may by order direct company to change the auditor. यह डायरेक्शन किसको दी जा रही, कंपनी को, कि अपने ऑडिटर को क्या कर दो, चेंज। लेकिन कब, जब ट्रिब्यूनल को खुद से ऐसा लगेगा, या ट्रिब्यूनल को सेंट्रल गवर्नमेंट शिकायत करेगी, या ट्रिब्यूनल को कोई और व्यक्ति शिकायत करेगा और ये कहेगा कि डायरेक्ट जो ऑडिटर है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फ्रॉडुलेंट मैनर में काम कर रहा है, कंपनी और उसके डायरेक्टर और ऑफिसर्स के साथ जुड़ गया है और उनके साथ मिलकर कंपनी के अगेंस्ट में काम कर रहा है, तो ट्रिब्यूनल ऑर्डर दे सकती है कंपनी को कि अपना ऑडिटर चेंज करो। लो जी, अब चेंज करने के लिए एक और अथॉरिटी हमारे सामने आ गई, दैट इज NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल के पास एक राइट है कि दे कैन ऑर्डर कंपनी टू चेंज द ऑडिटर, प्रोवाइडेड दैट if the application is made by central government and tribunal is satisfied that the change of the auditor is required, it shall within 15 days of receipt of such application make an order that he shall not function as an auditor and the central government may appoint another auditor in his place. This is the most important power which central government got here. रेगुलरली तो वो ऑडिटर को अपॉइंट करने की कोई पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ऑडिटर को अपॉइंट करने का पावर एक ही बात है, वो कब है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि ऑडिटर इज फ्रॉडुलेंटली वर्किंग विद कंपनी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद नहीं हटाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट पहले अप्लाई करेगी कि इसको नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ऑडिटर को हटा देगी और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को कहेगी कि अब आपको जिसे भी ऑडिटर अपॉइंट करना है कर लो। सत्यम के केस में यही हुआ था। जैसे ही प्रूव हुआ कि प्राइस वाटर हाउस इज इन्वॉल्व विद द ऑडिटर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में डिपार्टमेंट ऑफ कंपनीज अफेयर्स ने सीधे प्राइस वाटर हाउस को हटाया और उसकी जगह डेलॉयट को जिम्मेदारी सौंपी ऑर्डर के थ्रू। तो यस, दिस इज द केस। अब ये एक्ट में बहुत क्लियर है कि जिस भी दिन सेंट्रल गवर्नमेंट को लग गया कि ऑडिटर इज इन्वॉल्व, पहले वो अप्लाई करेगी किसको, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को। हटाएगा कौन, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। किसके रिकमेंडेशन पर, सेंट्रल गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन पर। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इतनी ताकत है कि वो ऑडिटर को हटवा सकती है, और अगर उसके कहने पर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर को हटा दिया तो एक पावर और दे दी एक्ट ने कि सेंट्रल गवर्नमेंट तुम ऑडिटर अपॉइंट भी कर दो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कर सकती है, लेकिन सिर्फ स्पेशल केसेस में। प्रोवाइडेड फर्दर दैट an auditor, whether individual or a firm against whom the final order has been passed by the tribunal under this section,
shall not be eligible to be appointed as auditor of any company for a period of 5 years from the date of passing of an order, and the auditor shall also be liable under section 447. अगर इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर पर हटाया गया, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की एप्लीकेशन पे ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर लगा करके हटा दिया किसी भी फर्म को, तो वो फर्म किसी भी कंपनी में, एनी कंपनी 5 साल तक ऑडिटर नहीं रह सकती. इट कैन नॉट बी ऑडिटर फॉर 5 years इन दैट कंपनी. ये बहुत क्लियर कट प्रोविजंस हैं, बिल्कुल नए प्रोविजंस हैं, पहले कहीं भी नहीं थे, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है. पहले कहीं भी ये प्रोविजंस नहीं थे. दैट्स व्हाई दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट नाउ. सो एक इंडिविजुअल या फर्म जिसके अगेंस्ट कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर निकाल दिया कि तुम हटाए जाते हो, वो अगले 5 साल तक किसी और कंपनी के अंदर ऑडिटर बनने के लायक ही नहीं है ना. और यह भी क्लैरिफाई कर दिया है कि इन केस ऑफ द फर्म द लायबिलिटी शैल बी ऑफ द फर्म and of every partner who had acted in fraudulent manner or abetted or collude with the fraud or in relation to the company or its director or officer. और ऑडिटर मतलब ऑडिटर इंक्लूड्स एन ऑडिटर, वो सब ठीक है. इंपॉर्टेंट बात ये हो गई कि अब ऑडिटर का रिमूवल अदर देन शेयर होल्डर भी हो सकता है, और अदर देन शेयर होल्डर हटाने वाला एक ही बंदा है, दैट इज कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल. वो ट्रिब्यूनल सुओ मोटो किसी व्यक्ति की कंप्लेंट पर या सेंट्रल गवर्नमेंट की कंप्लेंट पर हटाएगा. किसी की व्यक्ति की कंप्लेंट या खुद की कंप्लेंट में हटाने के बाद हटवाने के लिए वो ऑर्डर पास करेगा कंपनी को कि आप इसको चेंज करो. लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्लाई किया है तो ट्रिब्यूनल अंडर दिस सेक्शन जो है सीधे क्या करने वाला है, विद इन 15 days ऑफ सच एप्लीकेशन मेक एन ऑर्डर दैट ही शैल नॉट फंक्शन एज एन ऑडिटर. अब आप दोनों जगह में अंतर देखो. ऊपर था डायरेक्ट द कंपनी टू चेंज इट्स ऑडिटर, और वहां पर शिकायत कौन कर रहा था, ऑन एन एप्लीकेशन मेड टू इट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय एनी अदर पर्सन कंसर्न, अगर लगता है कि वो इस तरीके से वर्क कर रहा है. और अगर ये एप्लीकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है और ट्रिब्यूनल सेटिस्फाइड है कि चेंज ऑफ द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड, इट शैल बी विद इन 15 days ऑफ द रिसीप्ट ऑफ लेटर मेक ऑर्डर दैट ही शैल नॉट फंक्शन एज एन ऑडिटर. सीधे ऑर्डर देगी कि अब आप ऑडिटर यहां पर एज एन ऑडिटर काम नहीं करोगे. यहां तो कंपनी को ऑर्डर जा रहा था, यहां सीधे ऑर्डर जा रहा है. मतलब सीधी सी बात है कि अगर नॉर्मल लोग जाकर ट्रिब्यूनल को शिकायत करेंगे तो ट्रिब्यूनल कंपनी को ऑर्डर देगा कि आप ऑडिटर को चेंज कर दो. लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने जाकर अगर शिकायत की तो ट्रिब्यूनल सीधे ऑर्डर देगा कि मिस्टर ऑडिटर अब आप काम नहीं करोगे, और फिर उस ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट. इट इज वेरी क्लियर. एंड नाउ जिस भी बंदे को आपने ऐसा ऑर्डर देकर हटाया है, जो भी बंदा है जिसको ऑर्डर देकर हटाया गया है, वो बहुत क्लियर है कि अगले 5 साल तक ही शुड नॉट बी देयर, वो वहां पर नहीं रहेगा फॉर 5 years. वहां पर क्या किसी भी कंपनी में वो अपॉइंट नहीं हो सकता एज एन ऑडिटर फॉर 5 whole years. दिस इज सेक्शन 140. अब मैं आपको वापस बता दूं सारी सेक्शन के नंबर सहित कि हमने जो पढ़ी है सेक्शन, उनमें थी 139 सबसेक्शन 1 विच इज अपॉइंटमेंट ऑफ सबसिक्वेंट ऑडिटर, सबसेक्शन 2 रोटेशन, सबसेक्शन 3 इंटरनल रोटेशन, सबसेक्शन 4 सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स, सबसेक्शन 5 C&AG सबसिक्वेंट ऑडिटर, सबसेक्शन 6 फर्स्ट ऑडिटर नॉर्मल कंपनी, सबसेक्शन 7 C&AG फर्स्ट ऑडिटर, सबसेक्शन 8 कैजुअल वैकेंसी, सबसेक्शन 9 reappointment of the retiring auditor, subsection 10 automatic reappointment of the auditor, subsection 11 audit committee will recommend the name of the auditor. मुश्किल नहीं है अगर आप ढंग से पढ़ें तो सारी सेक्शन याद होगी. उसके बाद 140 सबसेक्शन 1 हमने पढ़ी, रिमूवल ऑफ ऑडिटर बिफोर एक्सपायरी ऑफ द टर्म.
सबसेक्शन 2 अभी सुबह सुबह पढ़ी, रेजिग्नेशन ऑडिटर में, ऑडिटर अगर रिजाइन कर दे तो उसकी ड्यूटी क्या है। सबसेक्शन 3 अभी सुबह सुबह हमने पढ़ी, आज हमने सुबह 4 बजे से पढ़ना चालू कर दिया था जो लेट आए उनको। तो सबसेक्शन 1 जो है वो अलग है, दैट इज ड्यूटी। जब आप ऑडिटर हो और आप रिजाइन कर रहे हो तो वो एक ड्यूटी है। दूसरी ड्यूटी आपकी है कि अगर आप रिजाइन करते हो और वो ड्यूटी का पालन नहीं करते हो, सॉरी, पहला वाला तो आपका है ऑडिटर को बिफोर एक्सपायर ऑफ द टर्म रिमूव करना। सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 है रेजिग्नेशन पर ऑडिटर की ड्यूटी। सबसेक्शन 4 है आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑडिटर को कैसे रिमूव किया जाए। सबसेक्शन 5 है रिमूवल बाय सेंट्रल, रिमूवल बाय ट्रिब्यूनल एंड अपॉइंटमेंट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। रिमूवल कौन कर रहा है, ट्रिब्यूनल, और अपॉइंट कौन कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट। ये थी आपकी सेक्शन 140। तो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर क्लियर है, रिमूवल ऑफ ऑडिटर क्लियर है। मैंने आपको कल बताया, और मैंने अब तक जो बताया, कल जो बताया, मैं उसको खाली ये समराइज करना चाहता हूं कि भाई साहब, आपने अगर एक ऑडिटर को अपॉइंट किया है और अब मान लीजिए ये एजीएम है और उसका टेन्योर, अब एजीएम में आए तो या तो टेन्योर पूरा हो रहा होगा या टेन्योर नॉट कंप्लीट। अगर टेन्योर कंप्लीट हो गया है तो स्पेशल नोटिस चाहिएगा अगर आप एजीएम में हटाना चाहते हो ऑडिटर को। वो एक कल पढ़ाया था। स्पेशल नोटिस शेयर होल्डर का आने के बाद ऑडिटर को इंटीमेशन दी जाएगी। इंटीमेशन के बाद ऑडिटर का आंसर आएगा। उस आंसर को हम किसको भेज देंगे, शेयर होल्डर्स को, और फिर वो आकर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके ऑडिटर को हटाएंगे। स्पेशल रेजोल्यूशन क्यों पास करना पड़ रहा है वो मैंने आपको बताया, अंडर सबसेक्शन 9 के कारण। हेलो। और अगर टेन्योर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है तो आपके पास दो रूट है, या तो डोंट रेटिफाई, या तो आप उसका रेटिफिकेशन ही मत करो। ये रूल कहीं ना कहीं आगे जाकर सेंट्रल गवर्नमेंट बंद करेगी जरूर, क्योंकि ये रूट खुल जाने से बाकी रूट सारे बंद हो जा रहे हैं। क्योंकि नीचे वाली प्रक्रिया सीधी क्या है, नीचे वाली जो प्रक्रिया है वो सीधी है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पहले मीटिंग करें, मीटिंग के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई करें, सेंट्रल गवर्नमेंट जब अप्रूव कर देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव कर दे, उससे 90 दिनों के अंदर अंदर ईजीएम कॉल करके स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके हटा दें। और हटाने से पहले इंटीमेशन और उसका आंसर और उसको सुने जाने की अपॉर्चुनिटी तो आपको यहां भी देनी पड़ेगी। हेलो। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये रूट ओपन क्यों छोड़ दिया। यहां तो इतने स्ट्रिक्ट एक्शन, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, ये वो सब, और यहां आराम कर रहा है आदमी। रेटिफाई मत करो। कुछ लोगों को मेरी ये बात समझ में नहीं आई है, कोई बात नहीं,